वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एस्से कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन लिटरेचर नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ कैटेगरी बाय एजाद अहमद। इस एस्से में एजाद अहमद इंडियन लिटरेचर इस टर्म को डिफाइन और कैटेगराइज करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले वो लिखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर हैज़ बीन हरिडली कैटेगराइज्ड। थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को बहुत ही जल्दबाजी में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये जानना पड़ेगा कि थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर होता क्या है। ये वो लिटरेचर है जो कि वाइट मैन के वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता है और इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स का लिटरेचर इंक्लूड होता है। तो जैसा मानना एजाद अहमद का थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को लेकर है, वैसा ही वो इंडियन लिटरेचर के रिस्पेक्ट में भी मानते हैं कि इन दोनों ही कैटेगरीज को बहुत जल्दबाजी में डिफाइन और कैटेगराइज कर दिया गया है। फिर वो कोसाम्बी को कोट करते हैं। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, जो कि एक जीनियस और पॉलीमैथ थे, जिनको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, हिस्ट्री, मार्क्सिज्म इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज था। उनको वो कोट करते हैं कि द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैकवर्ड बोर्जुआ, ऑफ अ बैकवर्ड मिडिल क्लास पर्सन इज द डिज़ायर टू प्रॉफिट विदाउट लेबर और ग्रास्प ऑफ टेक्निक। एक बैकवर्ड मिडिल क्लास इंडिविजुअल का ये फीचर है कि वो बिना मेहनत के प्रॉफिट को डिज़ायर करना चाहता है, बिना टेक्निक को जाने, और यही रिफ्लेक्ट होता है इन द सुपरफिशियल रिसर्च सो कॉमन इन इंडिया। यही बात रिफ्लेक्ट होता है कि इंडियंस के कई सारे वर्क्स में रिसर्च जो है वो डीप नहीं है, एक सुपरफिशियल लेवल का रिसर्च है। तो इनको वो कोट करते हैं और उनका यहाँ पे इंटेंशन ये है कि इंडियन लिटरेचर के रिस्पेक्ट में भी इसी तरह का रिसर्च देखने को मिलता है। इंडियन लिटरेचर को भी जल्दबाजी में कैटेगराइज कर दिया गया है बिना डीप रिसर्च के। लिखते हैं कि द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज़ नॉट टू पॉज द कैटेगरी ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये जो एस्से का मकसद है वो इंडियन लिटरेचर को अगेंस्ट थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को प्रूव करना नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर ये होता है, ये ट्राई कॉन्टिनेंटल है, और इंडियन लिटरेचर एक नेशनल जोन है, ये कैटेगरी है। ये इस एस्से का मकसद नहीं है। उनका मकसद है टू एक्सप्लोर द डिफ़िकल्टीज वी हैव इन कंस्ट्रक्टिंग सच ए कैटेगरी। यानी इंडियन लिटरेचर को डिफाइन और कैटेगराइज करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, वो लिस्ट ही ये एस्से है। तो वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को लिखते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं कि प्रिविलेज्ड हाई टेक्सचुअलिटी ऑफ अ ब्रह्मानिकल काइंड विच यूनिफाइज लिटरेरी हिस्ट्री। तो यानी हमेशा से ही ब्रह्मानिकल काइंड के टेक्स्ट को एक सुपीरियोरिटी दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है, जो कि पूरे इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री को यूनिफाई कर देता है। अहमद श्री औरोबिंदो घोष के बारे में लिखते हैं, जिन्होंने अपने वर्क द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में कंसिडरेबल लेंथ तक ये जिक्र किया है कि महाभारत, वाल्मीकि जी का रामायण और कालिदास के जो नाटक हैं, दे सफिशिएंटली कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस एंड द अचीवमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर। औरोबिंदो घोष का ये मानना है अपने इस वर्क में कि रामायण, महाभारत और कालिदास के कुछ नाटक इंडियन लिटरेचर का एसेंस को पूरा कवर कर लेते हैं। तो इस वजह से वो लिखते हैं कि कुछ सारे वर्क्स को एम्फेसिस नहीं मिलता है और कुछ ब्रह्मानिकल टेक्स्ट्स को प्रिविलेज दिया जाता है। Aurobindo emphasizes its metaphysical grandeur and spiritual timelessness. This privileges certain kinds of readings. Aurobindo लिखते हैं कि ये जो सारे टेक्स्ट्स हैं, इनका जो मेटाफिजिकल ग्रैंडियर है, जो स्पिरिचुअल टाइमलेसनेस है, इसको प्रिविलेज मिलता है। ये सारे टेक्स्ट को ऐसा मानते हैं वो कि कभी भी इनका सिग्निफिकेंस कम नहीं होगा। इनमें जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं उनका सिग्निफिकेंस कभी कम नहीं होगा और इसको हमेशा से प्रिविलेज मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। फिर वो लिखते हैं असेंबल्ड द हिस्ट्री ऑफ द मेन टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस इन अ वेरी अनइवन वे टू ऑब्टेन दिस यूनिटी। तो जब बाकी जैसे कि ब्रह्मानिकल टेक्स्ट जो हैं, रामायण है या महाभारत हैं, ये तो संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जब उनकी हिस्ट्री को असेंबल या गैदर किया जाता है तो भी वो बहुत अनइवन या हैपहैज़र्ड तरीके से किया जाता है, और वो भी किस लिए? टू ऑब्टेन दिस यूनिटी। इसी यूनिटी को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए। कौन सा यूनिटी? ये मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल यूनिटी जो इंडियन लिटरेचर का एसेंस है। यानी उन्हीं तरह के टेक्स्ट को एकत्रित किया जाता है जो कि इस आइडिया को प्रमोट करते हैं।
Certain kinds of Brahmanical ideas are elevated to canonicity while assimilating all other cultural tendencies under its own dominance like Jainism and Buddhism. तो कुछ तरह के ब्रह्मानिकल या स्पिरिचुअल आइडियाज़ को एलिवेट किया जाता है, ऊपर लाया जाता है कैनोनिसिटी के लेवल तक, ट्रेंड के लेवल तक, रूल के लेवल तक, और असिमिलेट अपनाया जाता है अपने ही तरह के कल्चरल टेंडेंसीज़ को। जैसे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में भी हम लोगों को उसी तरह के मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज़ मिलेंगे जो रामायण और महाभारत में बार बार बताए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इंडियन लिटरेचर में इसी तरह के ब्रह्मानिकल टेक्स्ट्स या इसी तरह के आइडियलिस्टिक टेक्स्ट्स को जगह दिया जाता है। फिर वो लिखते हैं, attempted to reconstruct the cross-fertilization of highly different genres and themes in several languages but with idealistic emphasis। तो यानी कि जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जब अलग अलग जॉनर्स का मतलब होता है जैसे पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, ये अलग अलग जॉनर है, और थीम यानी सब्जेक्ट। तो जब अलग अलग जॉनर और अलग अलग सब्जेक्ट के बुक्स को जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है इंडियन लिटरेचर में जगह देने के लिए, तो भी जो एम्फेसिस रहता है वो हाईली आइडियलिस्टिक रहता है, यानी कि आदर्शवादी मैसेजेस वाले टेक्स्ट्स को ही जगह दिया जाता है। एंड विद द कैनोनाइजिंग प्रोसीजर ऑफ द ग्रेट बुक्स वैरायटी, जिन बुक्स को ग्रेट बुक्स के कैटेगरी में रखा जा सके, एंड विद लिटिल अटेम्प्ट टू लोकेट लिटरेरी हिस्ट्री विद इन अदर सॉर्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज इन एनी कंसिस्टेंट फैशन। और बाकी लैंग्वेजेस के लिटरेरी हिस्ट्री को उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं मिलता है जो कि ग्रेट बुक्स की वैरायटी के ना हो या जिसमें आइडियलिस्टिक कंटेंट ना हो। फिर वो लिखते हैं कि एवरी बुक रिटन बाय एन इंडियन, चाहे वो कंट्री के भीतर हो या बाहर हो, उसको इंडियन लिटरेचर में जगह देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और कुछ ऐसे मेजर लैंग्वेजेस और लिटरेचर हैं जिनका हिस्ट्री अवेलेबल भी नहीं है। इंडिया में कई सारे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस रहे हैं जिनका लिटरेचर और जिनका हिस्ट्री अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं होने की वजह से उनको इंडियन लिटरेचर में जगह नहीं मिल पाता है। फिर लिखते हैं कि हिस्ट्रीज ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एज डिस्क्रीट एंटाइटीज टेंड टू बी मिसलीडिंग। डिस्क्रीट एंटाइटी का मतलब है अलग थलग, तो अलग से उसको जो देखा जाता है कि इंडिविजुअल लैंग्वेजेस का हिस्ट्री को अलग थलग तरीके से नहीं कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मिसलीडिंग हो सकता है। मल्टीलिंग्वलिज्म और पॉलीग्लॉट फ्लूइडिटी, यानी कई सारे लैंग्वेजेस का ज्ञान, ये जो चीज़ है ये इंडियन लिटरेचर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। हमेशा से हमारे इंडिया में कई सारे रीजन्स में कई सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और एकदम ये कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि इस रीजन में बस यही बोला जाता है। ये एक मिक्सचर है, एक कल्चरल अमालगमेशन है। तो मल्टीलिंग्वलिज्म यहाँ पे रहा है। यहाँ के एंशिएंट स्कॉलर्स को कई सारे लैंग्वेजेस का ज्ञान रहा है। एक ही व्यक्ति को हो सकता है कि मराठी, अवधी, संस्कृत सबका अच्छा नॉलेज हो और उसने सब में वर्क्स कंपोज किए हों। तो ये मिसलीडिंग है क्योंकि मल्टीलिंगुअल एंड पॉलीग्लॉट फ्लूइडिटी आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक, possibly the characteristic which give Indian literature its high degree of unification in the pre-modern phase। तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाना चाहिए और इंडिविजुअल लैंग्वेजेस की हिस्ट्री को डिस्क्रीट एंटाइटी की तरह कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मिसलीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर ओवरलैपिंग ट्रांसलेशंस। हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी संस्थाओं की कमी है जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है उसका ज्ञान या नॉलेज दे सकें। तो डायरेक्ट नॉलेज ऑफ इंडियन लिटरेचर प्रेज्यूम्स द नॉलेज ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस दैट ओनली रेयर स्पेशलिस्ट्स कुड कमांड। तो ऐसा जो नॉलेज है कि कई सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज और उनको ट्रांसलेट करने का क्षमता, ये ज्ञान जो है ये रेयर स्पेशलिस्ट्स ही कमांड कर पाते हैं। एंड वी हैव टू कंसिडर दैट पब्लिक रिवॉर्ड्स फॉर सच लेबर्स आर मिनिमल। तो जब ये जो रेयर स्पेशलिस्ट्स हैं जिनको कि इतना नॉलेज है एंड ये ट्रांसलेशन का काम अचीव करते हैं, उसके बाद जो पब्लिक रिवॉर्ड इनको मिलता है वो बहुत ही मिनिमल है। तो इस वजह से रिसर्च का जो काम है वो कभी डीप रिसर्च नहीं हो पाता है एंड सुपरफिशियल ही रह जाता है। और इसी वजह से इंडियन लिटरेचर इस टर्म को डिफ़ाइन और कैटेगराइज करने में जल्दबाजी किया गया है और अभी भी हम लोग उसको डिफ़ाइन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं।
Meanwhile, it is in English more than in any other language that the largest archive of translation has been assembled so far. और अभी तक इंग्लिश ही वो भाषा है जिसमें हमारे डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस का जो लिटरेरी हिस्ट्री है या जो वर्क्स है उसको असेंबल या गैदर किया गया है. If present trend continues, English will become in effect the language in which the knowledge of Indian literature is produced. और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इंग्लिश वो भाषा बन जाएगा जिसमें कि इंडियन लिटरेचर का नॉलेज प्रोड्यूस होगा. द डिफिकल्टी इज दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज लीस्ट एबल टू ब्रिज द कल्चरल गैप बिटवीन द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट. और डिफ़िकल्टी ये है कि इंग्लिश वो भाषा है जो लीस्ट एबल है. इस बात को मतलब जो कल्चरल वैल्यूज़ हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं, जो कल्चरल एसेंस है, जैसे कि अवधी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, इन लैंग्वेजेस का जो अपना एक कल्चरल एसेंस है वो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो वो खो जाता है. वो कल्चरल गैप को इंग्लिश ब्रिज नहीं कर पाता है, कम नहीं कर पाता है. नेक्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ओरल, परफॉर्मेटिव एंड प्रिंट, which in the urban setting of high culture is seen as a relation between literature and other arts. ओरल का मतलब है कि वो सारी कहानियाँ, वो सारे मैसेजेस या टीचिंग्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली दिए गए हैं, वर्बली दिए गए हैं. और परफॉर्मेटिव का क्या मतलब है? जिसको परफॉर्म किया जाता है, ड्रामा स्टेज पे जिसको परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्मेटिव आर्ट है. यानी कि रामायण के कई सारे नाटक, कालिदास के नाटक के लिए गए कई सारे अंश, तो ये सारे परफॉर्मेटिव आर्ट हैं. और प्रिंट जैसे कि जो भी लिटरेरी टेक्स्ट प्रिंट कर दिया गया वो तो साहित्य, वो तो लिटरेचर के कैटेगरी में आ गया. लेकिन जो ओरल और परफॉर्मेटिव है वो वैसे ही रह गए, वो बाकी आर्ट्स, अदर आर्ट्स की तरह रह गए, बाकी कलाओं की तरह उनको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि थिएटर. बट इट इज़ फंडामेंटली अ रिलेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन, पॉपुलर एंड एलीट, दैट विच इज़ ऑथराइज्ड एज लिटरेचर एंड दैट विच इज़ नॉट. तो ये जो ओरल, परफॉर्मेटिव और प्रिंटेड का जो रिलेशन है वो एक्चुअल में रूरल और अर्बन का रिलेशन है. यानी रूरल इलाकों में जिन कहानियों को, जिन टीचिंग्स को, जिन नाटकों को परफॉर्म किया जाता था वो तो पॉपुलर थे, लेकिन रूरल बैकग्राउंड की वजह से और इकोनॉमिक वेल्थ नहीं होने की वजह से, जो कि एलीट क्लास के पास था, जो कि हाई क्लास के पास था, वो प्रिंट नहीं हो पाया और वो लिटरेचर की कैटेगरी में नहीं आया. तो ये रिलेशन है, दैट विच इज़ ऑथराइज्ड एज लिटरेचर, लिटरेचर के कैटेगरी में किसको रखा जाता है? जो प्रिंट हो गए. एंड दैट विच इज़ नॉट, ओरल और परफॉर्मेटिव जो हैं उनको प्रिंट नहीं किया गया, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट कैटेगराइज्ड अंडर लिटरेचर. अब लास्ट में एजाद अहमद इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं फिर से दामोदर धर्मानंद कोसांबी के बारे में लिखकर. वो लिखते हैं कि दामोदर धर्मानंद कोसांबी ने कभी भी ओरिएंटलिज्म के खिलाफ रैंट या क्रिटिसाइज नहीं किया. ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंटलिज्म वो स्टडी है जिसमें हम वेस्टर्न या यूरोपियन राइटर्स के वर्क्स को स्टडी करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने किताबों में और अपने आर्टिस्टिक क्रिएशंस में ईस्टर्न लोगों के बारे में या जो इंडियंस हैं या जो जिन पर भी उन लोगों ने गुलाम किया उन लोगों के बारे में वो कैसे गलत लिखते हैं और उनको कैसे गलत दिखाते हैं अपने टेक्स्ट में. ये बात का जब हम लोग स्टडी करते हैं वो है ओरिएंटलिज्म. तो एजाद अहमद लिख रहे हैं कि दामोदर धर्मानंद कोसांबी ने कभी भी ओरिएंटलिज्म के खिलाफ क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया उन डेप्थ्स को जो कि डिज़र्व करते हैं टू बी एक्नॉलेज्ड. जैसे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इंडिया में आकर शासन किया, हमारे देश को गुलाम बनाया और 200 साल तक यहाँ का वेल्थ लूटा. तो ये तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है, लेकिन कुछ जो उनका फ़ायदा है इसको एक्नॉलेज करना, इसको एक्सेप्ट करना, जैसे कि उन लोगों ने रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया, इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया. तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको दामोदर धर्मानंद कोसांबी एक्नॉलेज करते हैं जो कि डिज़र्व करते हैं. मतलब इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करना सही है. एजाद अहमद लिखते हैं ही प्रोड्यूस्ड अ रेडिकली डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज दैट डिस्प्लेस्ड द ओरिएंटलिस्ट वेज ऑफ नोइंग आवर एंशिएंट पास्ट.
और इन्होंने जो भी नॉलेज प्रोड्यूस किया, ये एक इंटेलेक्चुअल थे, एक पॉलीमैथ थे जिनको कि कई सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। इन्होंने जिस नॉलेज को प्रोड्यूस किया वो ओरिएंटलिस्ट वेज से अलग था। वो हमारे इंडियन पास्ट, हमारे एंशियंट पास्ट को देखने का जो इनका नज़रिया था वो रेडिकली डिफरेंट था। और इस बात को अप्रिशिएट करते हैं एजाद अहमद। एजाद अहमद ने शुरुआत में भी और एंड में भी दामोदर धर्मानंद कोसांबी के बारे में गुड टर्म्स में लिखा है, और इसके बीच में वो सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि इंडियन लिटरेचर को कैटेगराइज करने में वो लिखते हैं कि आते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ अभी बच गया है कि ये जो टेक्स्ट है वो कैसे एक पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म के साथ पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज एजाद अहमद राइट्स इन कैटेगराइजिंग इंडियन लिटरेचर, तब तो ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये आ जाए कि यू हैव टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एज अ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट, कि इसमें कहाँ कहाँ पर इंडियन राइटर्स की तारीफ़ है और कहाँ कहाँ पर वेस्टर्न राइटर्स या उनके स्कॉलर्स का क्रिटिक मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है, वो भी एजाद अहमद ने अपने इस एस्से में कंसिडरेबल लेंथ में लिखा है। और इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।